राजस्थान के डीग से दिन दहाड़े छात्रा को अगवा कर लिया गया है। विपक्ष ने मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर के डीग की हैं, जहां दिन दहाड़े 10वीं कक्षा की एक छात्रा को अगवा कर लिया गया। आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब लड़की परीक्षा देने के बाद स्कूल से घर की ओर जा रही थी। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीसीटीवी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आरोपी ने छात्रा को बंदूक की नोक पर अगवा किया। देखा जा सकता है कि आरोपी छात्रा को बोलेरो में धक्का दे रहा है। उसके साथ और भी लोग हैं। इस बीच छात्रा को उसकी सहेलियां बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकाम रहती हैं। आरोपियों ने उन्हें बंदूक से डराया और धक्का दिया। लोगों को डराने के लिए आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की। छात्रा के अपहरण का शक उसके ससुराल पक्ष पर है। शादी के तुरंत बाद से ही ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया। विवाद बढ़ने पर पिता बेटी को वापस अपने घर ले आए और वो पिता के साथ रहकर पढ़ाई कर रही है। मामले पर पहाड़ी थाने के अधिकारी का कहना है कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। जल्द बदमाशों के चंगुल से छात्रा को छुड़ाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। और अब खबर भोपाल से। भोपाल में दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद का पुरानी गल्ला मंडी इलाका है, जहां छोटे से विवाद के बाद दो समुदायों में तनाव इतना बढ़ गया कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये बवाल पुराने विवाद के चलते हुआ है। विवाद के बीच लाठी डंडों से लैस लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जमकर उत्पात मचाया। एक व्यक्ति जो गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसकी मौजूदगी को लेकर यहाँ पे दो पक्षों में विवाद हुआ और एक अग्रेसिव पार्टी जो पिछले झगड़े में पीड़ित पक्ष था, उनके द्वारा कुछ पथराव किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस लड़के को मारा है, ऐसे उनके ऊपर धारा 307 और 308 की। कौन सा क्राइम लगना चाहिए? क्या मीडिया को पता है ना? क्या इतने बड़े घाव में 307 नहीं लगेगी? अगर ये थोड़ा नीचे होता तो इसकी जान भी जा सकती थी। बवाल के बाद लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरे पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उन लोगों ने तलवार डंडे लेके और औरतों ने हमला कर दिया। जो मिल लिया था उसे मार रहे थे। जिनके दरवाजे बंद के उनके दरवाजों पे तलवारें मारी, जबकि फेस 2 दिन से बंद है। उसके भाई भी बंद है, उनकी मम्मी को भी मारा उन लोगों ने। तबीयत गड़बड़ थी, उसको गली में बैठी थी, उसको भी मारा उनने। वो तो वहाँ से आए एकदम और आके जो मिल लिया था उसको भी मारते जा रहे थे। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ और नारेबाजी के बाद पार्षदों के बीच हाथापाई की नौबत क्यों आई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर चंडीगढ़ नगर निगम की है, जहां पार्षदों के बीच गुत्थम गुत्थी हो रही है। बात नारेबाजी से शुरू हुई और फिर हाथापाई तक पहुंच गई। चंडीगढ़ नगर निगम की मीटिंग के दौरान उस वक्त हंगामा हुआ जब पिछले साल मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले को उठाया गया। कांग्रेस और आप के पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और चुनाव में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को चोर चोर कहने लगी और वेल में आ गए। इसके बाद अनिल मसीह और बीजेपी के अन्य पार्षद भी वेल में पहुंच गए, नारेबाजी शुरू कर दी। जो अभी कुछ समय पहले आपने अखबारों में न्यूज देखी थी, एक मिट्टी घोटाला हुआ, उसको ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस पर आई वॉश करना चाहते हैं। सदन में इनकी सारी नाकामयाबी देखी गई है। नगर निगम में हंगामे के लिए मेयर कुलदीप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हुआ बहुत गलत हुआ है। इस तरह का जो बीजेपी को है ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक हाउस की मर्यादा बना के रखनी चाहिए थी और जिस तरह से वो उन्होंने अडेप्ट किया वो बहुत गलत है। ये बीजेपी की सरासर नाकामी है। और राजस्थान के कोटपूतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची चेतना को निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस पर रिपोर्ट देखिए। कोटपुतली के किरतपुरा गांव में बच्ची चेतना को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस प्रशासन की रेस्क्यू टीमें लगी हैं। बच्ची 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट की गहराई पर फंस गई थी। प्रशासन ने बच्ची को निकालने के लिए रिंग बनाया, जिसे उन्होंने गड्ढे में डालकर बच्ची को सफलतापूर्वक फंसा लिया और उसे ऊपर लाया जा रहा है। क्लिप लगा के उसको करीबन 30 फीट तक ऊपर ले आए और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बिल्कुल स्लो मोशन में ऊपर ले आए। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी अभी जारी है और बाकी कैमरा हमने लगा रखा है और उसके अलावा एक अल्टरनेट व्यवस्था और भी हम करेंगे। अभी तो ये चल ही रहा है, उसके अलावा साइड में एक इस तरीके की बोरिंग करके और उस तरीके से अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक टीम अलग से लग जाए। तो ये हमारे प्रयास हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो है बच्ची बाहर आ जाए। बच्ची के परिजन अपनी बेटी के लिए परेशान हैं और उसे सुरक्षित निकालने की अपील कर रहे हैं। 3 साल की बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी। गड्ढे पे कैमरा डालकर बच्ची के हाथों में मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है।
और अब खबर भोपाल कैश कांड की, जिसमें नया खुलासा हुआ है। इस मामले में अब ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। भोपाल कैश कांड जांच अब ईडी करेगी। इसके साथ ही मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। कैश कांड के बाद से फरार चल रहे सौरभ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। विदेश में निवेश को लेकर फेमा के तहत भी जांच हो सकती है। जांच में यह भी पता चला है कि कार से बरामद सोना और चांदी विदेश से आयात हुआ था, इसलिए जांच में डीआरआई भी शामिल हो सकती है। फिलहाल सौरभ शर्मा दुबई में है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब आयकर विभाग इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय को एक तरह से सूचित करेगा और उसके बाद विदेश मंत्रालय लुकआउट नोटिस जारी कर सकता है सौरभ शर्मा को लेकर। इसके साथ साथ जो जानकारी हमें मिल रही है कि विदेश में भी इसकी प्रॉपर्टीज है, तो उसको लेकर फेमा के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। भोपाल आरटीओ में कांस्टेबल के पद पर काम करने वाले सौरभ के घर पड़े छापे में करोड़ों रुपए मिले थे। सौरभ की भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति होने की जानकारी मिली है। सौरभ करीब 300 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। और भोपाल के कैश कांड को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। आरटीओ के एक पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों रुपए मिले, लगातार संपत्तियों की जानकारी सामने आ रही है, मगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के पास इसे लेकर अलग जानकारी है। सर, कुछ नाम आपके पास आए हैं आपके सोर्सेज से, कौन से नाम हैं, ये लोग क्या क्या करते थे? ये मैं बता चुका हूँ आपको। करीब सौरभ शर्मा के साथ 3 लोग और थे जो इस पूरे वसूली करते थे। उसकी जानकारी मैंने जो मुझे मिली, मैंने एक नागरिक के नाते जो इस जांच में सहयोग करने के लिए कुछ मैंने नाम दिए, उनसे जांच होनी चाहिए। एक बड़ी बात आपने कही है कि आपकी यानी कांग्रेस की जब सरकार आई, परिवहन विभाग के लिए अलग से दबाव डाला गया कमलनाथ जी पर, ये क्या कहानी है सर? दबाव था कि राजस्व विभाग और परिवहन विभाग गोविंद सिंह जी को सौंपा जाए। तो क्या उन्हें नहीं देना चाहते थे कमलनाथ जी? किसी और को ये बात चल रही थी देने के लिए, मगर और फिर अगर दबाव बनाया तो फिर दिया भी गया, उसे माना भी गया। माना गया। अम्बेडकर पर कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा और बीजेपी ने इसका जवाब क्या दिया है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संसद में अंबेडकर पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो बीजेपी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकती, वो देश का सम्मान नहीं कर सकती। बाबा साहब के और संविधान के सम्मान में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया है। होनी चाहिए, देश को भी जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस ने किया जीते जी और परिनिर्माण होने के बाद भी, और किसी दल ने नहीं किया जी, सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। और उसके बाद वो किस मुंह से बाबा साहब का नाम लेकर के और ये ओछी राजनीति कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी। साउथ दिल्ली में आज दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। बाकी 6 आरोपी फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते थे। संगम विहार में एक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने में जुटी पुलिस को बांग्लादेश कनेक्शन का पता चला है, जिसमें 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की पड़ताल करने के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग को पकड़ लिया गया है। इस सिलसिले में साउथ दिल्ली पुलिस 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं। उन्होंने जब बांग्लादेश से आए यहाँ पे, तो सेंटोश एक डिसीज था, उसने एक साहिल के टच में उनको लाया, इसने उनके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के, आधार कार्ड का बनवा के दिया इन लोगों को। फर्दर सेंटोशे के घर से 4 वोटर आईडीज भी मिले हैं, जिसमें से एक वोटर आईडी बांग्लादेश सिटीजन का प्रूव हो चुका है। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि ये फर्जी दस्तावेज एक वेबसाइट के जरिए बनते थे, जिसे रजत मिश्रा और सोनू कुमार चलाते थे। इस गिरफ्तारी के बीच आज कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में पुलिस झुग्गी बस्ती में पहुंची, जहां रहने वाले लोगों के कागजात की जांच की गई। सामने तस्वीरें हैं कि किस तरीके से कालिंदी कुंज थाने की जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहां मदनपुर खादर इलाके में पहुंची है, और लोगों की आप देखेंगे तो एक एक कागजात को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी एक एक डिटेल को नोट किया जा रहा है, और उसके बाद इनके जो पेपर्स हैं उनसे पूछताछ करने के बाद इन पेपर्स की भी तस्दीक की जाएगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने वाली है और पार्टी ने कालकाजी और जंगपुरा सीट से उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कालकाजी से सीएम आतिशी को
अलका लांबा टक्कर देंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। जो खबर मिली है उसके मुताबिक अब तक 28 नाम तय हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अलका लांबा का है। पार्टी उन्हें कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारने जा रही है। दिल्ली में सीईसी की बैठक में कुछ नाम पर मुहर भी लग गई है। काफी नाम हमारे इसमें गए थे सीईसी में। स्क्रीनिंग ने बहुत एक बड़ी लिस्ट के साथ हम सीईसी में गए थे। बहुत सारे नाम उसमें क्लियर हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम वो लिस्ट आपके सामने जारी करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जंगपुरा सीट से फरहाद सूरी का नाम तय किया है। इसके अलावा सीमापुरी से राजेश लिलोठिया, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत और आप से कांग्रेस में शामिल हुए आसिम अहमद को मटिया महल से टिकट दिए जाने की खबर है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखने का दावा किया है, जिसमें पिछड़ों के साथ महिला उम्मीदवारों को तरजीह देने की बात की जा रही है। चुनाव नियमों में बदलाव और केंद्र सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जयराम रमेश ने यह भी लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। वहीं नियम में बदलाव के पीछे सरकार की दलील है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक कागजात का दुरुपयोग रुकेगा। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से जोड़े या हटाए नहीं गए। महाराष्ट्र वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से बदलाव नहीं किए गए। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। वास्तविक वोटर टर्नआउट को बदलना संभव नहीं है, ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और कांग्रेस ने वोटर टर्नआउट को लेकर सवाल उठाए थे। वोटर टर्नआउट की हर जानकारी वेबसाइट पर मौजूद है, यह भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ पीयूष जुड़ गए। पीयूष, ये पूरा मामला क्या है और इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या स्पष्टीकरण इस मामले में दिए हैं? बिल्कुल, देखिए, वोटर टर्नआउट को लेकर के कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, और आयोग ने आज उनके सभी सवालों का जवाब देते हुए उन्हें गैर वाजिब ठहरा दिया है। और आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो सूची थी उसमें मनमाने ढंग से कोई नाम हटाया या जोड़ा नहीं गया है। वोटर टर्नआउट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है, और साफ तौर पर उसमें डेटा भी शामिल किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि शाम 5 बजे के मतदान के आंकड़ों की तुलना अंतिम मतदान के आंकड़ों से करना क्यों गलत है, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है आयोग की तरफ से। आयोग ने कहा है कि वास्तविक वोटर टर्नआउट को बदलना असंभव है, क्योंकि मतदान केंद्र पर मतदान बंद होने के समय उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों के पास वोटर टर्नआउट का विवरण रहता है, और उसका एक वैधानिक फॉर्म है जो 17C है, वो उपलब्ध रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें कोई बदलाव किया जाना संभव नहीं है। और ये तथ्य स्पष्ट करते हुए चुनाव आयोग ने पूरा डेटा मुहैया कराया है और सभी सवालों का जवाब कांग्रेस को दिया है, और उनकी ओर से जो आपत्तियां उठाई गई थी उसको गैर वाजिब करार दे दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीयूष बता रहे थे कि देखिए, लगातार कांग्रेस की जो सवाल उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, आज इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि मतदाताओं का नाम हटाने में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। और बजट 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट से की मुलाकात। बैठक में कौन कौन मौजूद रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने बजट 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने के लिए लगातार मंथन कर रही है। बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ आज बैठक की। पीएम ने आगामी बजट पर उनके विचार
और सुझाव जानने की कोशिश की। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी BR सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, DK जोशी समेत अन्य विशेषज्ञ मौजूद रहे। मोदी सरकार 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करेगी। ये बजट ऐसे वक्त पर आ रहा है जब GDP ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिली है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट 2025 में इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने वाले उपाय हो सकते हैं। इस बार के बजट से किसान, आम आदमी और उद्योग जगत को बहुत उम्मीदें हैं। बजट से मिडिल क्लास को भी आयकर में छूट की आस लगी है। फिलहाल बजट को लेकर मंथन का दौर जारी है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसा बजट पेश करती हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। 28 दिसंबर और 3 जनवरी को दिल्ली में पीएम के 2 कार्यक्रम हैं। पीएम मोदी 28 दिसंबर को मेट्रो फेज 4 के नए रूट का शिलान्यास करेंगे और इस दौरान वो एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और साथ ही नॉर्थ दिल्ली इलाके में 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी एक एलिवेटेड सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। 3 जनवरी को भी पीएम मोदी एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। जहां जेडीयू ने नीतीश कुमार का पोस्टर जारी किया, जिसके बाद आरजेडी ने कार्यालय के बाहर तेजस्वी का पोस्टर लगाया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। जेडीयू ने एक पोस्टर जारी करते हुए बताया है कि 2025 में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। जेडीयू के सोशल मीडिया एक्स पर जारी पोस्टर में नीतीश कुमार की फोटो के साथ लिखा है 2025 फिर से नीतीश कुमार। पार्टी ने नीतीश कुमार का मतलब भी समझाया है। वहीं आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पर अब लालू की जगह तेजस्वी का चेहरा नए नारे के साथ लगा दिया गया है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को जगह मिलता था, आज लालू प्रसाद यादव नहीं। देखिए, पिछला विधानसभा भी आपको याद होगा कि चुनाव जो है तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लड़ी गई है और जो मुद्दे भी रहे वो युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे रहे। हर चुनाव के पहले लालू की तस्वीर क्यों गायब हो जाती है? तो लालू जी तो है भाई, हमें तो हमारे सर्वे मुख्य पोस्टर से क्यों? मुख्य पोस्टर से आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव की जगह तेजस्वी के पोस्टर पर जेडीयू ने सवाल उठाया है। पुत्र अपने पिता का नाम लेने से गुरेज कर रहा हो, घोर कलयुग है। संपत्ति के वारिस आप बनिएगा, अपराध के वारिस, आर्थिक अपराध के वारिस आप बनिएगा, राजनैतिक वारिस आप बनिएगा, और नाम लेने में गुनाह। अरे पापा कह रहे हैं तो पापे का ना पूंजी है। और उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभल में प्रशासन के आदेश के बाद खुदाई का काम लगातार जारी है और खुदाई में एक और प्राचीन कुआं भी मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें संभल में मिले एक और प्राचीन कुएं की है। लाडमसराय इलाके में मिला ये कुआं काफी साल पुराना बताया जा रहा है। कुएं को मिट्टी और कूड़े से पाट दिया गया था। कुएं की खुदाई का काम जारी है और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। बहुत ही पुराना प्राचीन कुआं है। अच्छा। और जो है ये कुआं बहुत प्राचीन कुआं है और हमने अधिकारियों को इसका शिकायत करी थी। ये कम मेरे हिसाब से 200 साल पुराना होगा। दरअसल लाडमसराय की महिला सांसद के पति ने मोहल्ले में बंद कुआं होने की सूचना नगरपालिका को दी थी, जिसके बाद नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची। हम ये चाहते हैं कि चाहे नगरपालिका अपने अंडर में लेके इसे चाहे बनवावे, पर किसी मोहल्ले वालों को मुझे या किसी को भी इजाजत ये नहीं देवे कि ये चीज यहाँ पे ये चीज बने। वहीं संभल में मिले मंदिर में भक्तों के पहुंचने और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। 24 नवंबर को संभल हिंसा के बाद से जिला प्रशासन जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में खुदाई करवा रहा है। इस दौरान कई कुएं मिल चुके हैं। चंदौसी के लक्ष्मणपुरी इलाके में एक बावड़ी भी मिली है, जिसकी खुदाई भी चल रही है। बस्ती में नाबालिग से बर्बरता का मामला सामने आया है। मारपीट से आहत होकर सुसाइड की खबर है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है बर्थडे पार्टी में बुलाकर दबंगों ने पीटा और परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप। इनके लोग जो मारे रहे वीडियो बनाए रहे, ओकर नंगे कह के मारे रहे वीडियो बनाए रहे। ओके बाद वही एक लड़की के बर्थडे रहा, वही बर्थडे बहाना बनाई है, बलाई कहीं आड़े लेके गई ना अंधेरे में, ही घर के पीछे लड़के को हमने मारी ना सब जगह। और अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है। के संबंध में आपसी वाद विवाद की बात प्रकाश में आई है। सर, तहरीर में दिया गया कि मारा पीटा गया, नंगा करके ऊपर किया गया, तो इस पर क्या, किस तरह की ये सब बातें जब भी विवेचना होगी तो विवेचना में सारी बातें प्रकाश में आ जाएंगी। इससे आपको समय रहते अवगत करा दिया जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज देश की जीडीपी में भारतीय स्टार्टअप का योगदान $35 बिलियन तक पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था के पीछे बड़ी ताकत देश के स्टार्टअप्स की है, जिन्होंने न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दिया है बल्कि रोजगार के दरवाजे खोले हैं। वेंचर कैपिटल फर्म कलारी कैपिटल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि 2023 में भारतीय स्टार्टअप्स ने देश की जीडीपी में $35 बिलियन का योगदान दिया। 2030 तक भारतीय स्टार्टअप्स का योगदान $120 बिलियन, तब स्टार्टअप्स का योगदान $1.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। भारत में फूड, शिक्षा, स्वास्थ्य, फाइनेंस जैसे सेक्टर में स्टार्टअप्स ने शानदार काम किया है। शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स ने $12 बिलियन, जबकि स्वास्थ्य से जुड़े स्टार्टअप्स ने $7 बिलियन का फंड जुटाया है। फाइनेंस सेक्टर के अगले 3 साल में 5 गुना ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। फिलहाल देश में 3600 डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, जिनकी संख्या 2030 तक 10,000 होने की उम्मीद है। डीप टेक स्टार्टअप्स खासतौर पर अंतरिक्ष, मौसम, सेमीकंडक्टर, ईवी जैसे सेक्टर से जुड़े हैं।